हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 1 पढ़ेंगे। राख की रस्सी। लोन्पो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगो सेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था, यानी कि वो इतने समझदार थे, इतने हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब का मतलब होता है कि आप कुछ भी बोलो और अगर उसका समाधान निकालता है तो तुरंत उसका जवाब वो दे दें पलट के आपको। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। वो बहुत ही अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था तो उनको चिंता शुरू हो गई। कारण ये था कि बहुत भोला था, होशियारी से छूकर भी नहीं गई थी। वो इतना भोला भाला था कि कहीं से भी होशियारी से छूकर नहीं गई थी, यानी कि वो ज़्यादा चालू चालाक नहीं था। लोन्पो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोन्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। अब उन्होंने ये बहुत ही मुश्किल काम उन्हें दे दिया कि तुम 100 भेड़ें ले जाओ, लेकिन इन्हें मारना भी मत, इन्हें बेचना भी मत, और अपने साथ आते वक्त 100 जौ के बोरे ले के आना, जो कि एक महंगा सौदा था, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। रवाना करना मतलब शहर की तरफ भेज दिया। लोन्पो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ के खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वो इस समस्या के बारे में सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ही दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लड़की ने पूछा। लोन्पो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों को के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। बहुत ही अच्छा तरीका था। लोन्पो गार ने पहले इसके बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन वो लड़की बुद्धिमान थी, इसलिए उसने दिमाग लगाया और उसे लगा कि ये करने से हमें पैसे मिल सकते हैं, जिससे हम जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज सकते हैं। लोन्पो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा इन भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोन्पो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। पहले तो उसके पास बेचने के लिए बाल थे, तो उसने बेच दिए बाल, लेकिन अब बालों का क्या? अब तो बाल नहीं है, तो अब वो जौ के बोरे कैसे खरीदेगा? एक बार फिर निराश लोन्पो गार बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तो लड़की ने सोचा, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीद लिए। बोरे लोन्पो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोन्पो गार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोन्पो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब ये एक चालाकी भरा काम था। राख जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। अब अगर राख की रस्सी बनाएंगे तो उसे पकड़ेंगे कैसे, लेकर कैसे आएंगे? वो इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी मुलायम होती है कि हाथ लगाते ही टूट जाती है। लड़की ने भी एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को कहो वो उसे गले में पहने। लोन्पो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना असंभव है। अब जो लोन्पो गार था उसने भी यही सोचा कि रस्सी तो बन नहीं सकती, कैसे मैं गले में पहनूंगा, इसलिए वो लड़की हार जाएगी। इसलिए लड़की की शर्त उसने मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। अब एक ही जगह जब रस्सी पड़ी रही, ऐसे 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसको जला दिया, तो वहीं की वहीं उसकी राख बन गई। रस्सी जल गई,
मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत मुलायम होती है, हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। आइए अब इसके नए शब्द देखते हैं। पाठ 1 राख की रस्सी। नए शब्द 32वें मशहूर, होशियारी, समस्या, आपबीती, संदेश, शर्त, प्रस्ताव। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ 1 राख की रस्सी। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित थे। तुम्हारे विचार में वे किन किन बातों से बारे में सोचकर परेशान होते थे? मंत्री जी सोचते थे कि कहीं वे उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, उसे ठग ना ले, कहीं कोई लड़की उससे शादी करे या नहीं, आदि। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? मैं रोज़ उसे समझाती, लोगों की चालाकियों के बारे में बताती, उसे पढ़ाती लिखाती और समझदार बनाती। अब शहर की तरफ। प्रश्न 1। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी सीखे और व्यवहारिक बने। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर क्यों भेजा था? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर क्यों भेजा था? शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी चालाक और होशियार हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, इसलिए आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे आप वैसे ही बनेंगे। अगर आप सूझबूझ वाले लोगों के साथ, होशियार लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी होशियार बनेंगे। यही सोचकर मंत्री ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर भेजा था। उसके बाद तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उससे बातचीत करो, जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं और क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। सबसे पूछो कि उन्होंने अपनी जगह क्यों छोड़ दी। इवन आप लोग भी, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपना गांव छोड़कर दिल्ली में आकर रहते होंगे। आप अपने छुट्टियों में, 2 महीने की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने, नाना नानी से मिलने गांव जाते भी होंगे। तो एक बार बात करो और पता करो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या वो अपने निर्णय से खुश हैं। अगला प्रश्न। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है, सूखा भूनकर भी खाया जाता है। आप अपने घर और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता कीजिए। तो वो होंगे, गेहूं इसमें है, मक्का, बाजरा, धान, ज्वार। अब एक बात को समझिए, गेहूं और जो अनाज होते हैं ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं, जौ, अनाज, ये तीनों शब्द संज्ञा हैं, अलग अलग किस्म की। इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक। अब देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जौ एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम है। जौ मतलब एक वो जौ का दाना। गेहूं है, आपने गेहूं सबने देखा है। आप जैसे ही मैं आपको गेहूं बोलती हूँ आपके दिमाग में गेहूं आ जाता है। फिर जैसे ही मैं आपको बाजरा बोलती हूँ, आपने पक्षियों को डाला होगा, आपके दिमाग में बाजरा आ जाता है। किसी चीज़ का जब एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है कि ये नाम सिर्फ उसी का है। गेहूं ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं चावल और कहूं कि ये गेहूं है तो आप उसको यकीन कर लेंगे। नहीं, आपको पता है कि गेहूं क्या है। जब आपको पर्टिकुलर एक नाम दिया है आपने उसको, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल। अब ताजमहल, मैंने बोला ताजमहल, आपकी आंखों के आगे ताजमहल आ गया, आपको समझ में आ गया कि हाँ यही ताजमहल है। मैं कहती हूँ चम्मच, आपकी आंखों के आगे चम्मच की तस्वीर आ गई। मैंने कहा माँ, अब माँ, सबकी आंखों के आगे अपनी अपनी मम्मी की तस्वीर आई। तो वो पूरी जाति को संबोधित करती है। माँ किसी की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन गेहूं चाहे कहीं का हो, चाहे दिल्ली का, बिहार का, पंजाब का,
कहीं का भी हो, गेहूं की एक ही शक्ल होगी। ठीक है, तो जहाँ पे हर जगह वो चीज़ एक ही है वो होती है व्यक्तिवाचक। जैसे ताजमहल एकमात्र है, लाल किला, गेहूं, चावल, ये सब कैसे हैं, एक ही तरीके के हैं, तो ये है व्यक्तिवाचक। और जबकि कोई एक चीज़ बोल दे, जैसे मैंने कहा किताब, अब किताब किसी की भी हो सकती है, तुम्हारे भाई की, तुम्हारी बहन की, एसएसटी की, इंग्लिश की, ईवीएस की, तो वो पूरी जाति को संबोधित करती है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन्हीं दो संज्ञाओं में करना है। व्यक्तिवाचक के नीचे हम ऐसे अंडरलाइन करेंगे और जातिवाचक को हम सर्कल करेंगे। अब देखिए, लेह, लेह एक जगह है, लेह लद्दाख, आपने उसके बारे में सुना होगा। तो जब ये एक पर्टिकुलर जगह है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि ले बिहार में आ जाएगा या ले दिल्ली में आ जाएगा, ले एक ही जगह है। तो जब वो व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल एक ही फिक्स है, तो उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करेंगे। अगला है धातु, धातु कोई भी हो सकती है, तांबा, पीतल, सोना, ये कोई भी हो सकती है, तो ये जातिवाचक है, इसे ऐसे कर दीजिए सर्कल। शेरवानी, आप सबको पता है शेरवानी एक पर्टिकुलर किस्म की पोशाक है। आप शेरवानी, तुरंत आपकी आंखों के आगे आ गई ना कि शेरवानी कैसी होती है, तो ये व्यक्तिवाचक है। भोजन, भोजन में कुछ भी हो सकता है, खिचड़ी, रायता, दलिया, कुछ भी हो सकता है, तो ये जातिवाचक है। तांबा, तांबा एक पर्टिकुलर धातु है। तांबा ऐसा नहीं है कि तांबा काला होगा, नीला होगा, पीला होगा, आपको पता है तांबे का रंग कैसा होगा, तो तांबा व्यक्तिवाचक। खिचड़ी व्यक्तिवाचक, एकमात्र खिचड़ी ही होती है खिचड़ी। शहर, शहर कोई सा भी हो सकता है, जातिवाचक। वेशभूषा कोई भी हो सकती है, जातिवाचक। समझ गए आप सब? अब करते हैं अगला। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों का बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। मंत्री को ये बात अवश्य ही पसंद आई थी, परंतु उसने यह विश्वास नहीं किया था कि ये काम उसी के बेटे ने किया है। अतः वह अब की बार दोबारा जांचना चाहता था उसे और कोई कठिन कार्य देकर कि क्या वो कठिन कार्य कर पाएगा। अब है बात को कहने के तरीके। ये नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसे तुम अपनी तरह किस तरीके से कह सकती हो वो लिखो। नंबर 1, चैन से जिंदगी चल रही है, यानी जिंदगी शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, इसका मतलब वो बिल्कुल होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, अर्थात मैं इसका उपाय बताती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, मतलब उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। अगला प्रश्न, लोनपोर गार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? होशियार और चालाक दोनों शब्दों का अर्थ है बुद्धिमान होना, परंतु होशियार एक सकारात्मक शब्द है। जब हमें किसी की तारीफ करनी होती है तो हम कहते हैं वाह ये बहुत होशियार है। लेकिन चालाक एक नकारात्मक शब्द है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो कहते हैं उससे बात नहीं करना, वो बहुत चालाक है। ये इसे गलत सेंस में लिया जाता है। अगला प्रश्न, भोला और बुद्धू शब्द में क्या अंतर है? दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, भोला और बुद्धू, लेकिन इनमें कोई अंतर भी है, तो वो क्या है? भोला शब्द का अर्थ है सीधा सादा, जो हृदय से निश्चल हो, जिसके मन में कपट ना हो। और बुद्धू का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़, जिन्हें दुनियादारी की समझ हो ही ना, व्यावहारिक ज्ञान हो ही ना, उसे कहते हैं मूर्ख या बेवकूफ़। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।